हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर चैप्टर का नाम है। हम रिवाइज यहाँ पे कर रहे हैं, जल्दी से करेंगे। मैंडल्स लॉ डिस्कस करें, फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया। फर्स्ट लॉ का जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका जो पहला एक्सेप्शन है वो है यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। सेकंड जो हमारे पास एक्सेप्शन आता है वो है कोडोमिनेंस। चलो, सेकंड जो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन आता है दैट इज कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में हमने कहा देखो, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो है वो हमने काफी बार पढ़ा हुआ है। कहाँ कहाँ पे पढ़ा हुआ है हमने ब्लड ग्रुप? जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, क्लास 11th में हमारे जो यूनिट चल रही थी जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे थे, और यहाँ पर आपके पास काफी सारे टॉपिक जो आए थे। तो एक चैप्टर यहाँ पर जिसमें हमने सर्कुलेशन में पढ़ा था, सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें आपने ब्लड वेसल्स और हार्ट पढ़ा था। ब्लड पे अगर हम आए तो ब्लड में हमने सारी चीजें पढ़ी थी कि ब्लड का जो कंपोजिशन है वो क्या है, ब्लड कहाँ से बनता है, ब्लड में जो डिफरेंट प्रोटीन्स है, डिफरेंट सेल्स हैं, उनके क्या फंक्शंस यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ हमने ब्लड ग्रुप के टाइप्स भी पढ़े थे कि ब्लड ग्रुप के टाइप्स क्या हैं, ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है, आरएच फैक्टर के बारे में हमने बात की थी। साथ ही साथ एक टॉपिक ये भी आया था कि क्या होगा अगर यहाँ पर जो मदर है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर मदर का है, और जो यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे, और जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस जो है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी में क्या क्या यहाँ पे सर्कमस्टांसेस आते हैं, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर आती हैं। इन शॉर्ट हमने ब्लड ग्रुप को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसका मतलब क्या है कि ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, दोनों ही एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप ही आता है। हमने कहा जैसे कि ब्लड ग्रुप ए में जो ए एंटीजन है उसकी जो क्वांटिटी होगी वही सबसे ज्यादा होगी, बल्कि वही है, तो डोमिनेंट ए ही है, यहाँ पे ए एंटीजन है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ पे जो डोमिनेंट एंटीजन होगा वो बी होगा। लेकिन अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ए बी में जितनी इंपॉर्टेंस ए की है उतनी इंपॉर्टेंस बी की भी है। ए एंटीजन और बी एंटीजन यहाँ पे इक्वली क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट या कोई भी रेसिस्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलो कोडोमिनेंस हो गया है। अब सेकंड जो लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम यहाँ पर आता है। पृथक्करण के नियम में हमने बोला कि जब भी गैमीट बनते हैं, अच्छा ये तो हमें पता है कि गैमीट बनते हैं, और बहुत बार जब भी हम यहाँ पे लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो हमने गैमीट फॉर्मेशन को पढ़ा है। हमने बोला ह्यूमन में बात करें, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ह्यूमन का है। तो हमने कहा कि मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, जिसमें 22 जोड़े होते हैं, जिसमें कि आपने कहा अगर 23 जोड़ी जो होते हैं वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इनमें से जो 22 जोड़ी होती है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम या लैंगिक गुणसूत्र इनको कहते हैं। तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई ऐसे गैमेट यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो अब तो ये 22 क्या है, यहाँ पर गुणसूत्र है, 22 गुणसूत्र है, 22 जोड़ी नहीं है। अच्छा, वैसे ही बनते कैसे हैं अगर मैं बोलूँ कि बने कैसे होंगे, तो ये बने होंगे 44 प्लस एक्स एक्स एंड 44 प्लस एक्स वाई। अब ये आपको पता है कि इससे भी दो टाइप के गैमेट बनेंगे, इससे भी दो गैमेट यहाँ पर बनेंगे, तो हम एक एक ही लिख रहे हैं। इससे बना ये गैमेट, इससे बना ये गैमेट। ठीक है, अब जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ये हमने बोला था। तो हमने कहा जब भी गैमेट यहाँ पर क्या गैमेट बनते हैं तो जो एलील है आपस में वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। एलील यहाँ पे क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, तो एलील का जो सेग्रीगेशन है वो यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर देखो, हमने कहा येलो कलर के लिए जो एलील है वो कैपिटल वाई है, और ग्रीन कलर के लिए जो एलील है वो है स्मॉल वाई। तो जब एलील यहाँ पर बने हैं तो ये दोनों कैपिटल वाई एक साथ नहीं आएंगे, बल्कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो एक्चुअली में दो गैमीट बनेंगे यहाँ पर, एक तो ये है, एक ये है, यहाँ पर भी सेम दो बनेंगे, एक ये है और एक ये है। तो आपने कहा ये दोनों सेग्रीगेट होकर के डिफरेंट गैमीट में चले जाते हैं, इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, इसका एक्सेप्शन हमारे पास नहीं आता। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं किया गया, इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई डिजीज होगी। क्लियर है इतनी बात? कहाँ पर पढ़ा था हमने, कहीं तो पढ़ा था, म्यूटेशन जहां पर हमने पढ़ा था,
और म्यूटेशन में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे जीन म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड यहाँ पे म्यूटेशन होता है, काफी सारे म्यूटेशन हमने पढ़े थे। चलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में देखो, क्योंकि आपको डिस्कस यहाँ पर आपको करना, रिकॉल आपको यहाँ पर चीजें करनी है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब है कि जब यहाँ पे गैमेट बनते हैं, जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस जब होता है, ये आपको होमवर्क में दिया गया था, ठीक है। अब देखो, जब जब यहाँ पर पेरेंट हमारे पास आए तो डाइहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें येलो सीड थे और राउंड इनका शेप था, और दूसरा जो पौधा था उसमें ग्रीन कलर के सीड थे और रिंकल थे, ऐसे राउंड नहीं थे लेकिन पीछे पीछे थे, रिंकल थे, ठीक है। अब यहाँ पर जब क्रॉस कराया गया तो जो F1 जनरेशन हमारे पास आई है वो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r ये आई है। अब हमने इसमें सेल्फ क्रॉस करा दिया तो लो, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r ये हमारे पास आ गए हैं दो पेरेंट जो F1 जनरेशन के होते हैं। अब इनमें गैमीट बनेंगे, पहले इसके भी गैमीट बनेंगे, इसके भी गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेल प्लांट या फीमेल प्लांट है हमारे पास, ठीक है। तो मेल के भी गैमीट बनेंगे, फीमेल के भी गैमीट बनेंगे, ये ऐसे गैमीट आपके बने हैं, ठीक है। तो ये सेम है, ये सेम सिनारियो है। अब ये हटा दूं, ठीक है। आपने कहा ये F1 जनरेशन है हमारी, ये F1 जनरेशन है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेल्फ क्रॉस यहाँ पर हो रहा है, तो मैं ये हटा रही हूँ, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है वो देखो। ये कहता है गैमीट, सबसे पहले तो गैमीट बना लो। तो गैमीट जब हम बनाएंगे तो जो दो कैरेक्टर हैं उनके जो यहाँ पर क्या है एलील हैं, उन कैरेक्टर्स के लिए जो एलील हैं वो यहाँ पे सेग्रीगेट होंगे। जैसे देखो, अगर हम कैपिटल वाई की बात करें तो दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर सीड कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जब सीड कलर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कैरेक्टर के लिए दोनों एलील क्या है, सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों एलील सेग्रीगेट होंगे। तो हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया ऐसे, ठीक है, ये दोनों सेग्रीगेट होंगे। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कभी भी आपको सेम गैमेट में नहीं मिलेंगे। तो सेम वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर क्या करता है, यहाँ पे शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी जैसे ये सेग्रीगेट हो गए थे वैसे ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि ये आपस में यहाँ पे क्या होंगे, ये आपस में एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये हमने सेग्रीगेट कर दिए हैं। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस को देख रहे हैं, तो अब दूसरे जो कैरेक्टर के जो एलील हैं उनको देखते हैं। तो कैपिटल वाई के साथ क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, ठीक है। स्मॉल वाई के साथ भी कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर के साथ क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा, एंड स्मॉल आर के साथ क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। तो चलो, अब गैमेट हमने यहाँ पे बना लिए हैं, गैमेट हमने बना लिए हैं। अब हमने बोला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है, देखो हमने बोला ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, चार हमारे पास मेल गैमेट है, चार हमारे पास यहाँ पे फीमेल गैमेट आती हैं। अब ये चारों गैमेट क्या है, स्वतंत्र है, ये फ्री है कि इन गैमेट्स को किन गैमेट्स के साथ फ्यूज होना है। ये जो गैमेट है ये यहाँ पर फ्री है कि ये इसके साथ होगा या इसके साथ फ्यूज होगा, इसके साथ होगा या इसके साथ फ्यूज होगा। तो हमने कहा जितनी पॉसिबिलिटी, हमने चार यहाँ पर बॉक्स बना दिए हैं इसके लिए कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सारी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। फिर सेम इसके लिए भी था कि जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने सारे जो बॉक्स है वो बना दिए हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी हमने सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई की है। देखो लॉ क्या कहता है कि गैमेट्स जो है वो स्वतंत्र हैं कि किस गैमेट को किसके साथ फ्यूज होना है। ये सेम टॉपिक आप वहां भी बात करते हैं जब आप लिंग निर्धारण की बात करते हैं, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो क्रॉस करना अब आपको आना चाहिए, क्रॉस आप खुद करेंगे, जल्दी से क्रॉस करेंगे और रेशियो निकालेंगे। चलो, अगर आपने यहाँ पे क्रॉस किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो कुछ ये आया होगा रिजल्ट, ठीक है। जिसमें हमने कहा आपको कलर में अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखो, जिसमें आपके पास आए हैं येलो राउंड सीड, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग बताती हूँ मैं, जो F2 जनरेशन में टाइप्स ऑफ प्लांट या टाइप्स ऑफ सीड हमारे पास आए हैं। एक टाइप के तो आए हैं येलो एंड राउंड जो पीले होंगे और गोल होंगे, दूसरे आए हैं येलो एंड रिंकल जो पीले होंगे और संकुचित
रिंकल्ड होंगे, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, गोल शेप नहीं होगी, कुछ ऐसे पिचकी सी शेप होगी। ऐसे येलो एंड रिंकल्ड हमारे पास आए हैं। हमारे पास आए हैं ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन कलर के हैं, राउंड है। एंड लास्ट वाला आया है ग्रीन एंड रिंकल्ड, हमारे पास ये आया है। तो रेशियो जो हमारे पास आता है वो आता है 9:3:1। अगर हम बात करें 9 कितने थे, तो येलो एंड राउंड कितने थे, 9 थे। येलो एंड रिंकल्ड 3 थे, ग्रीन एंड राउंड 3 थे, एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड 1 थे। अगर हम येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड को देखें तो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन एंड राउंड को देखें तो आपने कहा ये न्यू कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं मेंडल्स के 3 लॉ। अब ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो अब कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट जो आपके पास आता है, एक तो तीनों जो लॉ हैं, एक तो तीनों जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट है, पहली चीज। दूसरा, जो यहाँ पे फर्स्ट लॉ है उसके जो एक्सेप्शन आपके पास आते हैं, 2 एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। एक तो को डोमिनेंस आता है और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, ये देखने हैं। बाकी के सेकंड एंड थर्ड लॉ है वो आपको देखने कि वो क्या यहाँ पे बोलते हैं। रेशियो इंपॉर्टेंट है, रेशियो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट लॉ में, रेशियो आपके इनके एक्सेप्शन में देखने को मिलेगा, और रेशियो आपको थर्ड लॉ में भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं कि मेंडल जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किए, उन्होंने अपने काम को पब्लिश कब किया, रीडिस्कवर कब किया गया मेंडल के वर्क को, मेंडल ने अपने काम के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चूज किया था, ये जो आपके इनिशियल टॉपिक्स है इनको भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो आपको ये रिवाइज कर लेने हैं। चलो, यहाँ तक तो बात थी मेंडेलियन जेनेटिक्स की, मेंडल की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मॉर्गन के बारे में। मॉर्गन के बारे में जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो हमें पढ़नी है, क्योंकि फिर यहाँ से हमें एक डिफरेंस मिलेगा। हमने कहा इन 1910 टी हंट मॉर्गन यूज्ड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर to explain the variation in offspring caused by asexual reproduction. He experimented with fruit flies and observed that there were more than 1,000 fruit flies with red eyes but only one male with white eyes. He even published an article in the name of a sex-limited inheritance in Drosophila. देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, हमने कहा कि जो यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन है उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग कॉज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतति में जो वेरिएशन देखने को मिल रही थी, जो विभिन्नताएं देखने को मिल रही थी, वो उन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पर किया कि ये विभिन्नताएं कैसे आती हैं। कि आपने कहा कि एक्सप्लेन द वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग कॉज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो वेरिएशन यहाँ पर आ रही है उसको एक्सप्लेन किया कि वो वेरिएशन कैसे आ रही है। अगर मैं बात करूं मेंडल ने क्या किया था, वापस से अगर हम आए, और जब हम मेंडल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा कि यहाँ पर मैंने बताया भी था कि इम्पोर्टेंट होगा, जब टी.एच. मॉर्गन की बात आएगी तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखो, मेंडल ने जो स्टडी की थी वो ट्रेट इनहेरिटेंस पे की थी, ठीक है। ट्रेट इनहेरिटेंस यहाँ पर जो है, जो ट्रेट जो है वो कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, ट्रेट इनहेरिटेंस पे उन्होंने यहाँ पे फोकस किया था। जबकि मेंडल ने क्या किया था यहाँ पर, मेंडल ने क्या किया था यहाँ पर, इन्होंने ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन है, देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, मेंडल ने कहा था कि माता पिता से जो गुण धर्म है वो संतति में कैसे जाते हैं, उन्होंने ये समझाया था। लेकिन टी.एच. मॉर्गन ने कहा कि जो संतति है, जो आपस में जो जैसे भाई बहन होते हैं, ठीक है, उनमें वेरिएशन कैसे आती है, उनमें वेरिएशन क्यों आती है, उन्होंने ये समझाया था। अब समझ आया डिफरेंस दोनों के बीच का। मेंडल ने सिंपली कहा कि हमारे माता पिता से कैरेक्टर हम में कैसे आए हैं, मॉर्गन ने कहा कि हम एक ही माता पिता के संतान हैं, जो संतति होती है, जो संतान होती है, जैसे हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन हैं, हम एक ही माता पिता के संतान हैं, हमें वेरिएशन क्यों है ये बताया था मॉर्गन ने, ठीक है। समझ में आया, एक बार समझो, डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये चीजें बहुत काम आने वाली है।
एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों साइंटिस्ट ने जब यहाँ पर काम किया था तो डिफरेंस क्या है। चलो, अब मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमें समझाए हैं, और वो पहला तो है यहाँ पे, पहला है यहाँ पे लिंकेज। ठीक है, पहले यहाँ पर आती है लिंकेज। और लिंकेज का मतलब क्या हुआ, देखो हमें सिंपल सी चीजें समझनी है अभी। देखो यहाँ पे जो हमने डिस्कस की है, हमने कहा कि जब सेल साइकिल चलती है, जब सेल डिवाइड करती है, एक सेल से दो सेल्स यहाँ पे बनते हैं, तो उसके बारे में हमने बात की कि मियोसिस माइटोसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो पहले लिंकेज को समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारे क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम है। तो एक जीन यहाँ पे होगा, एक जीन यहाँ पे होगा, फिर एक जीन यहाँ पर है, फिर एक जीन यहाँ पर है, ऐसे करके जो जीन है वो होंगे यहाँ पे, और सेम यहाँ पर भी होंगे ऐसे ही। ठीक है, ये जीन हमेशा पेयर में होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, जीन है। अब आपने कहा ये जीन बहुत पास पास है, तो ये जीन क्या होंगे जब एज इट इज, अच्छा बहुत सारे हमने बना दिए, कम बनाते, ठीक है, बस दो बनाते हैं, क्योंकि दो में ही हमें क्या करना है। अब हमने कहा कि ये जीन क्योंकि पास पास है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक साथ ही यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे कि अब ये क्रोमोसोम गया एक गैमेट में और ये क्रोमोसोम गया दूसरे गैमेट में, ऐसा ही होगा। हमने कहा कि जब एलील सेग्रीगेट कैसे होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम भी तो सेग्रीगेट होते हैं, यही तो है। अभी तो हमारा देखो रिवीजन चल रहा है। अब एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। अब इस पे हमने कहा कैपिटल वाई है येलो कलर के लिए, ये भी कैपिटल वाई होगा, तभी तो हमने कहा कि ये क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। अब ये अलग गैमेट में गया, ये अलग गैमेट में गया, तो अब हमने कहा, अच्छा अब हमने कहा ये एक अलग गैमेट में गया और ये एक अलग गैमेट में गया, तो ये कैपिटल वाई यहाँ आ गया है और ये कैपिटल वाई यहाँ आ गया है, ऐसा होगा। तो एक्चुअली में एलील जो सेग्रीगेट होते हैं उसमें क्रोमोसोम भी तो सेग्रीगेट होते हैं, तभी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो पाता है। आपने कहा जहां पर ये वन पेयर था, अब ये अलग हो गया है और ये अलग यहाँ पर हो गया है। तो अगर यहाँ पे दो जीन, अब ठीक है ये समझो, ये जो है ये जीन के एलील हैं, ठीक है, ये से एक ही जीन है लेकिन ये जीन के एलील हैं। ये दूसरा जीन है, ये दूसरे जीन के एलील हैं। अगर दो जीन पास पास है तो वो साथ में ही क्या हो जा रहे हैं, ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो इस केस में मैंने कहा जैसे ये जीन बहुत पास पास थे ऐसे, तो ये ऐसे पास हो गए हैं, ये ऐसे पास हो गए हैं, ठीक है। बट व्हाट इफ एक जीन तो यहाँ है कैपिटल वाई, एक जीन यहाँ है कैपिटल वाई, एक जीन यहाँ पर है कैपिटल आर और एक जीन यहाँ पर है कैपिटल आर, बहुत दूर दूर है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर, अच्छा ये तो ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ये अपने जीन की अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। अब अदला बदली में चेंजेस हमें तब देखने को मिलेंगे जब हम इन्हें कैसे देखेंगे, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। ये कंडीशन तो होमोजाइगस कंडीशन होती है, और होमोजाइगस कंडीशन में आपने कहा कि क्रॉसिंग हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलील सेम है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ पर अगर ये दोनों बहुत दूर दूर है तो चांसेस हैं, जैसे ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, सेम ये हमारे क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है। तो इसमें चांसेस हैं कि ये क्या होंगे, आपस में ऐसे क्रॉस होंगे और जीन की अदला बदली कर देंगे। तो अगर एज इट इज पास हो रहे हैं तो ये लिंकेज है, और अगर आपने कहा ये क्रॉस हो जा रहे हैं, यानी कि ये स्मॉल वाई यहाँ आ गया और ये कैपिटल वाई यहाँ आ गया, तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें होती हैं, ठीक है, इसी के बेसिस पे हमें क्रॉस करना है कि लिंकेज अगर हो गया है तो आपने कहा कि कैरेक्टर आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, और अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो गई है तो न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे कभी हमने देखा हुआ, आपने देखा हुआ कि जो संतति होती है वो अपने माता पिता से एकदम अलग कोई कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, एकदम अलग से वो दिखने लगते हैं, दिखने से हो या कोई बिहेवियर से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसमें कहा जाता है कि ये जो है अपने माता पिता से अलग है। इस केस में हो सकता है कि वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ हो। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होंगे, रिकॉम्बिनेशन होंगे। रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ये बाकी की चीजें जो हमने समझी है कि मियोसिस क्या होती है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन क्या होता है, इसमें तो आपको बता रखा है कि एक सेल जो है वो दो सेल में कैसे डिवाइड यहाँ पर होती है,
ठीक है। जब डिवाइड होती है तो जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये लिंकेज है, यहाँ पर हमने लिंकेज को समझा है। हमने कहा लिंकेज में क्या है, एज इट इज जीन पास हो रहे हैं, ये लिंकेज है यहाँ पर, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी है, ये देखो यहाँ पर आपको बता रखा है कि ये एज इट इज पास हो रहे हैं, ये लिंकेज है। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे क्रोमोसोम की अदला बदली हो गई, जैसे एक रेड कलर का क्रोमोसोम है और एक अपने का पर्पल कलर का क्रोमोसोम है, पर्पल कलर का क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने अपना रेड क्रोमोसोम इसे दे दिया है, इसने अपना पर्पल क्रोमोसोम इसे दे दिया। अब रेड और पर्पल क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ये तो हमें पता है, ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इन टर्म्स को। अब जब इनकी अदला बदली हो गई है तो आपने कहा कि नया कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे, ऑफकोर्स नया कॉम्बिनेशन आएगा। इसमें सारे पर्पल कलर के जीन थे, एक रेड आ गया यहाँ पे, इसमें सारे रेड थे, एक पर्पल यहाँ पर आ गया है, तो कि नया कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर लिंकेज। अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे हमारे पास आते हैं कुछ क्रॉस यहाँ पे। अच्छा ये सारे देखो, ये सारे हमने किए हैं प्रैक्टिस में, ये सारी चीजें हम फिर से रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हम ये जो चैप्टर रिवाइज करें सेकंड टाइम करें। पहली बार आपने चैप्टर पढ़ा, दूसरी बार आपने रिवाइज किया एंड थर्ड टाइम आप फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली एक बार आपने पढ़ा है चैप्टर और 2 बार हमने रिविजन किया है। एक रिविजन तो ये हो गया हमारा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जो हमने समझाया है यहाँ पे, एक ये हमारा हो गया है, ये जो आपने किया होगा। चलो मैं आपको कंडीशन देती हूँ, कंडीशन क्या है। अच्छा यहाँ पर जो मेंडल ने यूज किए हैं चीजें कुछ वो समझो। यहाँ पर क्या है कि सारी चीजें जो है वो स्मॉल में ही है। अगर प्लस का साइन है इसमें इसके डोमिनेंट आता है, अगर प्लस का साइन नहीं है तो रेसेसिव आता है। यहाँ पर डोमिनेंट को हम वाइल्ड टाइप कहते हैं। जैसे जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे वहां पर हमने क्या कहा था, डोमिनेंट कहा था। डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से दिखा रहे थे। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा है कि एक हम वाइल्ड टाइप यूज करेंगे डोमिनेंट के लिए, दूसरा डोमिनेंट के लिए प्लस साइन हम यहाँ पर यूज करते हैं। अगर प्लस नहीं है इट मीन्स ये रेसेसिव है। एक कंडीशन आपको दी जाती है जिसमें हमने बोला कि येलो बॉडी है और व्हाइट आई है, फीमेल जो है उसकी बॉडी येलो है और आंखें कैसी हैं, व्हाइट कलर की हैं। मेल में आपको बोला गया है कि ब्राउन बॉडी है और रेड आई है, ठीक है, ये मेल है। तो फीमेल रेसेसिव है और मेल क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है, ये आपको बता रखा है। क्रॉस करना है आपको और जल्दी से बताइए क्या रिजल्ट हमारा होगा। F1 जनरेशन निकालिए पहले, देन F2 जनरेशन निकालिए। चल देखो, तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा था। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या बोला था जो यहाँ पे फीमेल है। अच्छा ये तो आपकी F1 क्रॉस शुरू हुआ था यहाँ से, जहाँ पे फीमेल जो है रिसेसिव है, ठीक है, और मेल जो है वो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है। तो फीमेल की येलो बॉडी विद व्हाइट आई है और मेल में आप ब्राउन बॉडी विद रेड आई है। तो ब्राउन कलर बॉडी का और आंखों का रेड कलर दोनों डोमिनेंट है, बॉडी का येलो कलर और व्हाइट आई दोनों रेसेसिव है। अब जब इन दोनों का क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में देखा तो यहाँ पे F1 जनरेशन में सारी चीजें अलग हो गई हैं। अलग कैसे हुई हैं, फीमेल हमारे पास क्या आई है, डोमिनेंट आ गई है, ठीक है, और मेल हमारे पास क्या आ गए हैं, रिसेसिव आ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मेल जो है वो ये जो, अच्छा एक और चीज, जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स मतलब ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसी पे क्या होते हैं बॉडी कलर और आई कलर के लिए जीन है। जो वाई क्रोमोसोम है उस पे नहीं है, ठीक है। एक्स और वाई को हम मेल से डिनोट करते हैं, एक्स एक्स से हम फीमेल को डिनोट करते हैं। तो आपने कहा क्योंकि जो मेल है वो ये वाला क्रोमोसोम देता है किसको, फीमेल को। ये वाला क्रोमोसोम किसको देगा, मेल को देगा। तो जो भी फीमेल है वो कैसी होंगी, डोमिनेंट होंगी। और मेल में क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम जाएगा तो इस पे कोई भी जीन नहीं है, तो यहाँ पर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फीमेल क्या है यहाँ पे, रेसेसिव है। रेसेसिव भी कैसे, होमोजाइगस में यहाँ पे रेसेसिव है। तो मेल क्या होंगे यहाँ पे, रेसेसिव होंगे और फीमेल यहाँ पे डोमिनेंट होगी। ये आ गया F1 जनरेशन। देन हमने बात की है कि F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस जब करा दिया जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पर बात आती है आपके लिंकेज और डोमिनेंट क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर कैरेक्टर एज इट इज पास हो गए तो क्या हुआ। ये F1 जनरेशन है जिसमें डोमिनेंट फीमेल है और होमोजाइगस नहीं, ठीक है, हेटेरोजाइगस है। क्योंकि ये जो ये वाला एलील है ये क्या होगा, आपने कहा येलो बॉडी के लिए है, ये ब्राउन बॉडी के लिए है, ये व्हाइट आई के लिए है, ये रेड आई के लिए है। तो क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन है।
अच्छा जो मेल है यहाँ पर वो तो आपने इसमें क्या होगा, एक ही कंडीशन होगी क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे क्या होंगे, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होंगे। F2 जनरेशन जब देखा गया तो F2 जनरेशन में हमने देखा कि 25% फीमेल रेसेसिव है, लेकिन यहाँ पे ये वाली 25% फीमेल रेसेसिव है एंड 25% फीमेल जो है वो डोमिनेंट है। 25% मेल जो है वो डोमिनेंट है एंड 25% मेल जो है वो रेसेसिव है। 25-25 में यहाँ पर क्या है डिवाइड किया कि 25% फीमेल रेसेसिव होंगे, 25% फीमेल क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। 25% मेल जो है वो डोमिनेंट होंगे, 25% मेल जो है वो रेसेसिव होंगे। तो 25-25 में ये क्या है यहाँ पे डिवाइड किया गया है। व्हाट इफ इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, देखो इसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हो ही नहीं सकते। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ एलील, एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर एलील या जीन आपस में, ठीक है। अब ये एक्सचेंज कैसे करेगा, ये तो दे ही सकता है, इससे ले नहीं सकते, तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन है यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर भी नहीं होगी फीमेल में, अगर हम कहें मेल में तो हो ही नहीं सकती है, फीमेल में यहाँ पर नहीं होगी रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो भी गया तो ये अदले बदली क्या करेंगे, ये इसको स्मॉल y ही दे पाएगा और ये भी बदले में इसको स्मॉल y ही दे पाएगा। रिकॉम्बिनेशन हुई भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, होमोजाइगस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में नहीं हो रहा है। अच्छा क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुई है नहीं हुई है, इट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं, ये समझ रहे हो। अब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कब होंगे, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पर होगी, जैसे कि यहाँ पर है। अगर इन दोनों में अदला बदली हो गई या इन दोनों में अदला बदली हो गई तो चेंज आएगा। आपने कहा अगर ये y प्लस यहाँ आ गया, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्राउन बॉडी आ जाएगी अब। और अगर हम यहाँ और अगर ये यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, येलो बॉडी आ जाएगी। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, गैमीट में चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये गैमीट में चेंजेस हो जाते हैं। जहां पर हमने कहा कि येलो ब्राउन बॉडी के साथ क्या थी, रेड आई थी इस वाले क्रोमोसोम में, और इसमें क्या था, येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई थी, वही यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। ये सेम है, ठीक है, ये और ये सेम है। ये एक सिनारियो बताया गया है, ये सेम हमारे पास पेरेंट है, इनका दूसरा सिनारियो बताया गया है। तो इनमें जब चेंजेस हुए तो हमने देखा कि येलो बॉडी के साथ रेड आई और ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई यहाँ पर आ गया है। अब जब क्रॉस किया गया तो कुछ हमारे पास नए कॉम्बिनेशन बने हैं, जिसमें हमने कहा येलो बॉडी रेड आई, येलो बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। एक नया कॉम्बिनेशन बना है, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। परसेंटेज देखना इनका किसकी कितनी ज्यादा चांसेस हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस भी किया होगा। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।